नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 अप्रैल सन 2026। द्वितीय तिथि आज सुबह 10 बजे तक रहेगी। उसके बाद तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बारिश के साथ ओले गिरे, नूंह में सड़क पर सफेद चादर बिछे तो वहीं पानीपत में सड़कों पर भरा पानी। अब प्रदेश में 24 घंटे खुलेंगी मंडियां, रात में भी फसल लाने व बेचने की सुविधा, बताएंगे पूरी अपडेट। दिल्ली एनसीआर और जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.9। अफगानिस्तान का हिंदुकुश भूकंप का केंद्र रहा। हरियाणा के विद्यार्थियों को शिक्षा बोर्ड ने दिया मौका, दोबारा दे पाएंगे एग्जाम। 10वीं व 12वीं के परीक्षार्थी आज यानी 4 अप्रैल से कर सकेंगे आवेदन। हरियाणा के इन किसानों के लिए आई एक सुखद खबर, अब फल सब्जी खराब होने पर मिलेगा 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा। हरियाणा निकाय चुनाव अपडेट, बड़ा दांव, अपने हाथ के सिंबल पर नगर निगम चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। हरियाणा में अब घर बैठे पास होगा मकान का नक्शा, सीएम सैनी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने के निर्देश जारी। फतेहाबाद की अनाज मंडी में इनेलो ने लगाया हेल्प डेस्क, 24 घंटे कार्यकर्ता सुनेंगे किसानों की समस्याएं। हरियाणा सुपरिटेंडेंट लेवल 2 एग्जाम का शेड्यूल जारी, 5 अप्रैल यानी कल से मिलेंगे एडमिट कार्ड, 19 से परीक्षा शुरू। कांग्रेस ने 2 विधायकों को क्रॉस वोटिंग का दोषी माना, डिसिप्लिनरी कमेटी अध्यक्ष बोले 3 एमएलए ने अपना पक्ष रखा, आखिरी फैसला हाईकमान करेगा। हरियाणा बोर्ड व निगमों में भरे जाएंगे ग्रुप डी के खाली पद, सरकार ने 10 अप्रैल तक मांगी रिक्त पदों की जानकारी। चिराग योजना के तहत सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब इतनी आय सीमा वाले अभिभावक कर पाएंगे आवेदन। समर वैकेशन में दक्षिण हरियाणा से हरिद्वार व गुजरात की यात्रा होगी आरामदायक, 29 जून तक संचालित होगी ये स्पेशल ट्रेन। जुलाना में आढ़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, अनाज मंडी बंद, बोले ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट व बायोमेट्रिक का नियम मंजूर नहीं। जीमेल यूजर्स अपना ईमेल एड्रेस बदल सकेंगे, गूगल लाया नया फीचर, पुराने इनबॉक्स में ही आएंगे नए मेल। आईपीएल में पंजाब किंग्स की लगातार दूसरी जीत, चेन्नई को 5 विकेट से हराया, कप्तान श्रेयस की 50, वैशाख ने 2 विकेट लिए। और केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, खुद एंट्रेंस लेने, कोर्स और सिलेबस डिजाइन करने व डिग्री देने की छूट मिली। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में शुक्रवार दोपहर बाद अचानक से मौसम बदल गया। भिवानी और फतेहाबाद में तेज बारिश हुई तो वहीं नूंह, पानीपत और फरीदाबाद में बारिश के साथ ओले भी गिरे। नूंह में सड़क पर सफेद चादर बिछ गई तो वहीं हिसार में बूंदाबांदी हुई। फतेहाबाद में तेज आंधी चली। सिरसा में देर रात तेज बारिश हुई है। वहीं नूंह में रोजका मेव, आईएमटी क्षेत्र और तावड़ू रोड पर जमकर ओले गिरे। साथ ही लोहारू के गांव सिंघानी के आसपास गांव में तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई। भिवानी में सुबह से ही तेज हवाएं चल रही थी, जिसके बाद बारिश शुरू हो गई। 4 से 5 अप्रैल के बीच मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। वहीं बीते दिन राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों जैसलमेर और बीकानेर में शुक्रवार को ओले गिरे हैं। तो वहीं जयपुर समेत 7 जिलों में बारिश हुई। चूरू में धूल भरी आंधी चली। हरियाणा सरकार ने चौकीदार और सफाई कर्मचारी के पदों को छोड़कर बोर्डों, निगमों, वैधानिक निकायों तथा सरकारी नियंत्रण वाली अन्य संस्थाओं में ग्रुप डी के सभी रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। इन पदों पर भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों तथा बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर अपने अपने विभागों और संबद्ध संस्थाओं में ग्रुप डी के रिक्त पदों का विस्तृत विवरण भेजने के निर्देश जारी किए हैं। सभी विभागों को कहा गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में 10 अप्रैल 2026 तक आवश्यक जानकारी मुहैया करवाएं। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा तक जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में ये मान लिया जाएगा कि संबंधित संस्था में कोई भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में ऊर्जा, स्वास्थ्य, राजस्व, आबकारी एवं कराधान, सहकारिता, विकास एवं पंचायत, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा बागवानी विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ एक बैठक में बजट में की गई घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई,
जिसमें उन्होंने निर्देश जारी किए कि बजट में की गई प्रत्येक घोषणा की जानकारी ग्राम स्तर तक पहुंचे। इसके लिए ग्राम सभाओं की बैठकों में इन पर चर्चा पर प्रस्ताव पारित किए जाएं तथा इसकी सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब प्राकृतिक आपदा से फलों की फसल खराब होने पर मुआवजा 40,000 रुपए की बजाय 50,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा। वहीं सब्जियों एवं मसालों के लिए मुआवजा राशि 30,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी है। प्रदेश में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत 46 प्रकार के फल, सब्जी और मसाले की फसलें शामिल हैं, जिसमें किसानों को मात्र 2.5% यानी 2.5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। हरियाणा की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश नेतृत्व ने आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। पार्टी ने फैसला लिया है कि वह सभी नगर निगमों में मेयर और पार्षद पद का चुनाव पार्टी के सिंबल यानी हाथ का पंजा पर लड़ेगी। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस अक्सर स्थानीय निकाय चुनाव में सीधे सिंबल पर उतरने से बचती रही है ताकि स्थानीय स्तर पर गुटबाजी को रोका जा सके। लेकिन 2025 के नगर निगम चुनाव के अनुभवों और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। सिंबल पर चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश जाता है कि पार्टी सक्रिय है। कांग्रेस शहरी इलाकों में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है। सिंबल पर लड़ने से पार्टी को अपने वास्तविक जनाधार का अंदाजा लगेगा। भाजपा हमेशा से नगर निगम चुनाव अपने चुनाव चिन्ह कमल पर लड़ती आई है। कांग्रेस के इस फैसले से मुकाबला अब सीधा और दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट किया है कि केवल जिताऊ और वफादार उम्मीदवारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से गरीब परिवारों के बच्चों के लिए चिराग योजना चलाई गई है। इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों के बच्चे अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकते हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान यानी चिराग योजना में फिलहाल बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अब इस योजना के तहत दाखिले के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा को घटाकर 8 लाख रुपए से सीधे 1,80,000 रुपए कर दिया है। ऐसे में अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है। सरकार के इस फैसले से स्कूल संचालक भी परेशान है। जारी निर्देशों में साफ तौर पर बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिला प्रक्रिया नए नियमों के मुताबिक ही की जाए। पहले इस योजना का लाभ उन छात्रों को दिया जाता था जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक थी। अब इस सीमा को कम करके 1,80,000 रुपए कर दिया है। सरकार द्वारा साफ किया गया है कि दाखिले के लिए फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। इसी आईडी के आधार पर परिवार की वार्षिक आय का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। PPP आईडी के बिना किसी भी स्टूडेंट को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने चिराग योजना के तहत दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए करने की दोबारा से मांग उठाई है। जुलाना कस्बे की नई अनाज मंडी में आड़तियों और किसानों ने सरकार द्वारा लागू किए जा रहे नए नियमों को जमकर विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। धरने की अध्यक्षता आड़ती एसोसिएशन के प्रधान पवन लाठर ने की। लोगों को संबोधित करते हुए पवन लाठर ने कहा कि सरकार किसानों और आड़तियों के हितों की अनदेखी कर रही है और लगातार ऐसे फैसले ले रही है जो उनके लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर रोज नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं जिससे मंडी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस बार सरकार द्वारा फसल बेचने आने वाले किसानों के ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट और बायोमेट्रिक प्रणाली को अनिवार्य किया गया है, जिसे आड़तियों और किसानों ने अव्यवहारिक बताया। उन्होंने कहा कि मंडी को सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने के आदेश भी पूरी तरह से गलत हैं। आड़तियों ने इन आदेशों को तुगलकी फरमान बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की। सरकार के ये नियम उनके कामकाज में बाधा डाल रहे हैं। हरियाणा में शुक्रवार रात कई जिलों में भूकंप आया। पानीपत में रात 9:48 पर झटके महसूस किए गए, तो वहीं हरियाणा के अलावा दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.9 थी। इससे पहले हरियाणा में 9 मार्च की सुबह 7:01 पर भूकंप आया था। तब नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र रेवाड़ी रहा। भूकंप की तीव्रता 2.8 रही। जमीन के 5 किलोमीटर अंदर हलचल हुई थी। यहाँ पर बताते चले कि भूकंप बार बार क्यों आ रहे हैं। हमारी धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर शुक्रवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस की डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की बैठक हुई। क्रॉस वोटिंग के आरोपों में घिरी
नारायणगढ़ विधायक शैली चौधरी और शाडोरा विधायक रेणु बाला भी बैठक में पहुंची। कमेटी के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक ने बताया कि पुनाना विधायक मोहम्मद इलियास और हाथीन विधायक मोहम्मद इसराइल का शोकॉज नोटिस पर जवाब नहीं आया है, जिससे साफ है कि उन्होंने क्रॉस वोट किया है। शैली चौधरी और रेणु बाला ने कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा, जबकि रतिया विधायक जर्नैल सिंह ने लिखित में जवाब दिया। अब हाईकमान को रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी। हाईकमान ही तय करेगा कि इन पर कब और क्या कार्रवाई करनी है। धर्मपाल मलिक के बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि नोटिस का जवाब न देने वाले मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल पर कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि दोनों बागी हो गए हैं। कमेटी यदि इन विधायकों को पार्टी से सस्पेंड करने की सिफारिश करती है तो ये एमएलए बने रहेंगे, लेकिन फिर खुलकर बागी रुख अपनाने का भी खतरा है। ये विधायक यदि खुद पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो अयोग्यता नियमों के तहत विधायक पद भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में उपचुनाव की नौबत आएगी। यदि कांग्रेस इन विधायकों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो आगे के लिए बाकी विधायकों में गलत संदेश जाने का भी खतरा है। यह मैसेज जाएगा कि खुलकर पार्टी को चोट पहुंचाने पर भी कुछ नहीं बिगड़ा, नेतृत्व कमजोर है। दक्षिण हरियाणा के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। खासकर आगामी गर्मी की छुट्टियों को लेकर भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार और गुजरात के पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के लिए जाने वाले पर्यटकों के लिए ये खबर बेहद खास है। बता दें कि समर वेकेशन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने साबरमती हरिद्वार साबरमती साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में विस्तार कर दिया है। साबरमती हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 29 जून तक साबरमती से प्रत्येक सोमवार को रात 9:35 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:10 पर जयपुर पहुंचेगी। या 10 मिनट के ठहराव के बाद आगे बढ़ते हुए 11:35 पर रेवाड़ी पहुंचते हुए रात 8:40 पर हरिद्वार पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में हरिद्वार साबरमती साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 30 जून तक हरिद्वार से प्रत्येक मंगलवार को रात 9:30 रवाना होकर सुबह 4 बजे दिल्ली पहुंचेगी। यहां 10 मिनट के ठहराव के बाद आगे बढ़ते हुए 6:35 पर रेवाड़ी और रात 10:30 बजे साबरमती यानी गुजरात पहुंचेगी। बीच रास्ते में ट्रेन दोनों दिशाओं में रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी, गाजियाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, बांदीकुई, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, मारवाड़, रानी, फालना, जवाई बांध, पिंडवाड़ा, आबू रोड, पालनपुर और मेहसाणा स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी। हरियाणा में उद्यमियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई क्षेत्र को और अधिक सशक्त एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम 16 के नियम 7 के उपनियम 1 में संशोधन करते हुए प्रत्येक जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय जिला स्तरीय समाशोधन समिति के गठन का फैसला लिया है। यह संशोधित नियम अब हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन संशोधन नियम 2026 के नाम से जाने जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य उद्योगों से संबंधित विभिन्न अनुमतियों एवं स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाना है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह समिति उद्योगों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करेगी, जिससे निवेशकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्रदेश में औद्योगिक विकास नई ऊंचाइयां छूने का काम करेगा। साथ ही नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे तो युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में सफाई को लेकर एक ठोस कदम उठाया है। स्वास्थ्य एवं कल्याण, आयुष, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने राज्य के सरकारी मेडिकल संस्थानों, विश्वविद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों में पानी के सभी टैंकों की तुरंत जांच और सफाई के निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कई संस्थानों में पानी की टंकियों की नियमित सफाई नहीं की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मरीजों, कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने जारी निर्देशों के तहत सभी संस्थानों को जमीन के ऊपर और नीचे बने पानी के टैंकों की तुरंत जांच करने को कहा है। इस जांच में टैंकों की स्थिति, संभावित प्रदूषण, रिसाव और ढांचे की हानि जैसे पहलुओं का आकलन भी शामिल है। इसके साथ ही टैंकों की पूरी सफाई, जमा गंदगी को हटाना, अंदर की सतह की सफाई और धुलाई जैसे कार्यों को सुनिश्चित करना है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि हर 3 माह में पानी के टैंकों की सफाई का निश्चित तौर पर प्रबंध किया जाए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। ये भर्तियां संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। इन पदों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल है। इन पदों के लिए आवेदक 10वीं, 12वीं या फिर स्नातक पास होने चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। पिकर्स एंड पैकर्स और हाउस कीपिंग के पदों पर यह भर्तियां की जा रही हैं। सैलरी की बात करें तो 15,500 रुपए से लेकर 21,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य चेक कर लें।
हरियाणा में अब घर बैठकर ही आप अपने घर और कॉमर्शियल बिल्डिंगों के नक्शे पास करवा सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में बनाई जाने वाली घरेलू एवं वाणिज्यिक इमारतों के लिए नगर निकाय विभाग के पास होने वाले नक्शों की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी और प्रक्रिया में लगने वाला समय भी कम होगा। उन्होंने इसके लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में वेस्ट वाटर के पुनः उपयोग यानी रीयूज को लेकर भी गंभीरता से कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। इस पानी को पार्कों की सिंचाई, उद्योगों तथा कृषि कार्यों में प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, पार्क और खेती में इस ट्रीटेड पानी का प्रभावी उपयोग हो सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी BSES द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की 2 बार परीक्षा आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक परीक्षार्थी आज यानी 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि सेकेंडरी यानी 10वीं एवं सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं वार्षिक परीक्षा फरवरी/मार्च 2026 का समापन हो चुका है। ऐसे में सभी नियमित परीक्षार्थी जो वार्षिक परीक्षा यानी फरवरी व मार्च 2026 में प्रविष्ट हुए हैं लेकिन अपनी दी गई परीक्षा से संतुष्ट नहीं है, ऐसे परीक्षार्थियों को शिक्षा बोर्ड द्वारा अंक सुधार करने का मौका दिया गया है। उन्होंने बताया कि इच्छुक परीक्षार्थी अतिरिक्त विषय को छोड़कर अधिकतम किन्हीं भी 3 विषयों की पुनः परीक्षा के लिए स्वयं पाठी तौर पर 1000 रुपये शुल्क सहित बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर जाकर 4 अप्रैल यानी आज से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई परीक्षार्थी प्रथम वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों की परीक्षा में अनुपस्थित रहा है और पुनः परीक्षा के लिए आवेदन करता है तो ऐसे परीक्षार्थी का आवेदन पत्र अयोग्य मानते हुए रद्द कर दिया जाएगा। परीक्षा की तिथि के बारे में परीक्षार्थियों को शीघ्र ही ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। हरियाणा के अनाज मंडियों में सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने के साथ ही गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन नमी की अधिकता, कर्मचारियों की कमी और व्यवस्थागत दिक्कतों के चलते खरीद प्रक्रिया 3 दिन बाद भी पूरी तरह से रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। कई जिलों में किसान अपनी फसल लेकर मंडियों तक पहुंच रहे हैं मगर खरीद न होने से उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं सरसों की खरीद अधिकांश जिलों में सुचारू रूप से जारी है। झज्जर जिले की अनाज मंडियों में अब तक तकरीबन 20,000 क्विंटल गेहूं पहुंच चुका है। हालांकि नमी के चलते कई जगह खरीद शुरू नहीं हो पाई। 15% से अधिक नमी के कारण खरीद शुरू नहीं हो सकी। सरसों का उठान भी साथ साथ होने के चलते मंडियों में दबाव नहीं है। पानीपत मंडी में 1150 क्विंटल गेहूं की अब तक आवक हुई है, जहां किसानों ने सरकारी केंद्रों पर 2585 रुपए प्रति क्विंटल के MSP पर बिक्री की है। सिरसा जिले में सरसों की आवक 1,70,000 क्विंटल तक पहुंच चुकी है और निजी खरीद में किसानों को MSP से अधिक भाव मिल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रबी खरीद सीजन 2026-27 में बड़ा बदलाव करते हुए अब मंडियों को 24 घंटे खोलने का फैसला लिया गया है। इससे किसानों को रात में भी अपनी फसल लाने और बेचने की सुविधा मिलेगी। पहले मंडियां तय समय के अनुसार खुलती थी। आमतौर पर सुबह से शाम तक की खरीद और गेट पास की प्रक्रिया चलती थी। अब नए आदेश के तहत मंडियां दिन रात यानी 24 घंटे खुली रहेंगी। ऐसी खबरें मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।